I am Sushil Kumar Jain before you again. Easy to grasp series related to social science for the class 8th and 10th and for the IES and PSC. We have talked about the revolt of 1857. Now, what were the failures of the reasons of the failures of the revolt of 1857? First, weak leadership, कमजोर नेतृत्व, लोकलाइज रिवोल्ट स्थानीय क्रांति थी, इंटेलेक्चुअल लेवल डिडेंट टेक पार्ट इन बुद्धिजीवी वर्ग ने हिस्सा नहीं लिया, ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग परंपरागत सोच, लेक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संगठित नहीं थे, डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज आर्मी संगठित सेना का नहीं होना, डिसिपल्ड ब्रिटिश ट्रुप्स अनुशासित ब्रिटिश सेना थी. आफ्टर ऑल दिस रिवोल्ट सक्सेडेड टू लाइट अप द अर्ज ऑफ फ्रीडम इन इंडिया. इस क्रांति ने आगे चलकर भारतीयों में आज़ादी की प्रेरणा दी. चलते हैं नेक्स्ट. ब्रिटिश पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया आफ्टर 1858. द रूल ऑफ द कंपनी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज ended and country came under the direct control of the British government. कंपनी का प्रशासन समाप्त हो गया. 1858 में ये हो गया था और सीधे ही ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में, भारत सीधे ही ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में आ गया था. एक्ट ऑफ 1858 एंड क्वींस प्रोक्लेमेशन. देखिए 1857 के रिवोल्ट्स ने ये बता दिया था कि ब्रिटिश कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में मैल प्रैक्टिसेस कर रही है और बहुत ज़्यादा उसके कारण क्या हो रहा है, परेशानी हो रही है. तब इन गवर्नमेंट ऑफ जो इंग्लैंड थी उसने इसमें इंटरफेयर किया और एक्ट ऑफ 1858 एंड क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858 का एक्ट और इंग्लैंड की महारानी का घोषणा पत्र जारी हुआ. फर्स्ट पॉइंट क्या था? एन एक्ट विच पुट ऑन एंड टू द रूल ऑफ द कंपनी. इस एक्ट में भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया. सेकंड, इंडिया केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली. भारत अब सीधे ही ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया के नियंत्रण में आ गया. थर्ड, द सुप्रीम बॉडी ऑफ इन ब्रिटेन वाज द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ब्रिटेन में सर्वोच्च संस्था पार्लियामेंट या वहाँ की ब्रिटेन की सांसद थी. फोर्थ, ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट एंड वर्क्स इन द नेम ऑफ द मोनार्च. ब्रिटिश सरकार पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी थी और राजा या रानी के नाम पर सरकार चलाती थी. फिफ्थ, अ मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉल्ड द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज मेड. देखिए वहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसमें एक मिनिस्टर होता है जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, वो बनाया गया. कहाँ के लिए? भारत के लिए. Responsibility for the Secretary of the State was made responsible for the government of India. ब्रिटिश सरकार का एक मंत्री जिसे राज्य सचिव कहते हैं भारत राज्य सरकार की जिम्मेदारी संभालता था. सिक्स्थ, द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया was now also given the title of the Viceroy, which means the representative of the monarch. भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की पदवी मिल गई. वायसराय का अर्थ है कि ब्रिटिश शासक, राजा या रानी का प्रतिनिधि. प्रोक्लेमेशन घोषणा क्या थी? प्रोक्लेमेशन रीड आउट बाय गवर्नर जनरल कैनिंग एट अ दरबार हेल्ड एट इलाहाबाद ऑन 1 नवंबर 1858. गवर्नर जनरल कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार में राजाज्ञा दिनांक 1 नवंबर 1858 को पढ़कर सुनाई. प्रॉमिस्ड टू रिस्पेक्ट प्रोमिसेस. वायदे, क्या वायदे किए गए, क्या आश्वासन दिए गए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में? फर्स्ट, द राइट्स ऑफ द इंडियन प्रिंसेस. सबसे पहले उसमें था कि भारतीय राजाओं के अधिकार. सेकंड, डिस्क्लेम्ड ओनली इंटेंशन ऑफ द एक्सटेंडिंग ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया. उन्होंने सीधा कह दिया कि अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश कंपनी है, वो डायरेक्ट अनेक्सेशन नहीं करेगी, भारत के और हिस्सों को नहीं जीतेगी. थर्ड, नो इंटरफेरेंस इन सोसाइटी. तीसरा था
कि समाज में उनका ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, उनकी परंपराओं में और इसमें। फोर्थ, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियंस टू एंटर इन सिविल सर्विसेज। इन सिविल सर्विसेज में भारतीयों को समान अधिकार होगा, अवसर दिए जाएंगे, समान अवसर दिए जाएंगे। फिफ्थ, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रॉयल इंडियन फैमिलीज़। हाँ, जो भारतीय राजा थे, रॉयल फैमिली थी, उनको अवसर दिए जाएंगे। पहला, भारतीय राजाओं के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। दूसरा, ब्रिटिश राज्य का और विस्तार नहीं किया जाएगा। तीसरा, सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार कानून व्यवस्था होगी। चौथा, प्रबुद्ध भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों का प्रवेश होगा। प्रबुद्ध भारतीयों को अवसर प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें, कंट्रोल ओवर द इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रिटेन। अब देखिए, इंग्लैंड से भारतीय सरकार पर नियंत्रण किस तरह से किया गया। 1870 the dramatic change came into existence. A telegraph line was laid between India and Britain. 1857 में एक जबरदस्त क्रांति आई, भारत से ब्रिटेन के मध्य टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई। कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया बिकम वेरी इजी। ब्रिटेन और भारत के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो गया। स्टीम इंजन रिड्यूस्ड द ट्रेवलिंग टाइम बिटवीन द ब्रिटेन एंड इंडिया। भाप के इंजन के आविष्कार ने भारत और ब्रिटेन की यात्रा के समय को कम कर दिया। ये ड्रामेटिक चेंज थे इंडियन हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में। 1869 ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल रिड्यूस द ट्रैवलिंग डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। देखिए, 1869 में स्वेज कैनाल को खोल दिया गया, जिससे ब्रिटेन और इंडिया की जो डिस्टेंस है वह कम हो गई। 1869 स्वेज नहर के खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच की दूरी को बहुत कम कर दिया गया। All those things reduce the freedom enjoyed by the earlier Governor General of India. उपरोक्त सारे सुधारों ने गवर्नर जनरल बनाम वायसराय की पहली वाली आज़ादी को कम कर दिया था। चलते हैं आगे, क्या होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, एक्ट ऑफ 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861, 1861 का कानून। Before 1857, the Governor General with his 4 members and councils and Commander in Chief, 1857 के पहले गवर्नर जनरल और उसके 4 साधारण सदस्यों की परिषद और एक सेनाध्यक्ष। इट वॉज नोन एज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसे कार्यकारिणी परिषद के नाम से जाना जाता था और वो गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन को देखती थी। काउंसिल में क्या था, काउंसिल्स के मेंबर्स कौन, काउंसिल्स का वर्क क्या था। लेजिस्लेटिव, विधान परिषद, मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस 6 मोर मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी परिषद, एंड जुडिशरी न्याय परिषद। देखिए, आज भी अगर इंडिया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को देखा जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखा जाए, तो उसके जो आर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है वो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, इसी पे बेस्ड है। देखिए, इन 1861 द नंबर ऑफ ordinary members of the executive council was increased by 5. Each member of this council now looked after the work of the specific departments. देखिए, जो 6 मेंबर्स थे उसमें हर काउंसिल में एक 5 मेंबर बढ़ा दिए और उनका काम ये था कि वो स्पेसिफिक एक विशेष प्रकार का वर्क देखेंगे, एक डिपार्टमेंट देखेंगे। 1861 में कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई। प्रत्येक सदस्य शासन के एक खास विभाग को देखता था। 1861 members of the legislative councils was increased by the on addition of the 6 to 12 more members. Sometimes Royal Indian were also nominated to this council. देखिए, उसमें 12 कर दी गई और उसमें जो रॉयल फैमिलीज थी, जो राजकाज संभालती थी, है ना, उनके मेंबर्स को उसमें समाहित कर लिया गया। 1861 में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। कभी कभी इसमें कुछ प्रबुद्ध और ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार भारतीयों को भी सदस्य के रूप में चुना जाने लगा। द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल्स वर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल। परिषद के सदस्यों को गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। कौन मनोनीत करता था? गवर्नर जनरल। In 1861, the Act of the 1861 also introduced some changes in the provincial administration. The presidencies of Bengal, Madras and Bombay were administered by a governor and an executive council of 3 members. Now legislative councils were also created which comprised of
the members of the Executive Council and other members whose number varied from 4 to 8 सन 1861 में सन 1861 के कानून के तहत प्रांतीय प्रशासन में भी कुछ परिवर्तन हुए। बंगाल, मद्रास और बम्बई के प्रांतों का प्रशासन गवर्नर और 3 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद देखती थी। अब इन प्रांतों के लिए विधान परिषदें भी बनाई गई। ऐसी प्रांतीय विधान परिषद में कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या के अलावा 4 से 8 तक अतिरिक्त सदस्य होते थे। कंट्रोल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नोन एज द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। केंद्रीय विधान परिषद को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता था। 1861 जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। 1861 में प्रशासन का सामान्य ढांचा क्या था? 1892 इन 1892 द इंडियन काउंसिल एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय शासन प्रशासन की व्यवस्था क्या थी? आफ्टर 1857 म्यूनसिपल कमिटीज बिगेन टू बी सेट अप इन द टाउन्स। देखिए जितने भी टाउन्स हैं जिनकी 25 लाख के आसपास पॉपुलेशन थी, वहाँ पर म्यूनसिपल कमिटीज़ बनाई गई और आज भी नगर पालिका काम करती है। सन 1857 के बाद शहरों में नगर पालिकाएँ बनने लगी। इन 1882 आफ्टर 1882 द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वर सेट अप इन द रूरल एरियाज। 1882 के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जिला बोर्डों का गठन किया गया। आफ्टर 1882 इलेक्टेड मेंबर्स वर इंक्लूडेड बट ओनली द पीपल विथ प्रॉपर्टी कुड वोट। देखिए इसमें क्या था, 1882 के बाद संस्थाओं में निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया, मगर उन्हें केवल धनी लोग ही वोट देकर चुनते थे। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, वित्तीय प्रशासन की व्यवस्था क्या थी? 1860 इन 1860 द सिस्टम ऑफ बजट was introduced and the expected revenue from each item was listed। देखिए पहली बार 1860 में पहली बार बजट नाम का वर्ड यूज़ किया गया इंडिया की हिस्ट्री में। सन 1860 में बजट की व्यवस्था शुरू की गई और प्रत्येक स्रोत से होने वाली अनुमानित आय और ब्यौरा तैयार किया गया। आय और व्यय का ब्यौरा तैयार किया गया। देखिए यहीं से देखो बजटरी सिस्टम हमारे यहाँ पे भी है। 28 फरवरी को बजट हुआ और 2 फरवरी को MP में हुआ। देखिए बजटरी पे हम बात करते हैं, बजट वाले सिस्टम पे। अब राजस्व का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट क्या थी और प्रोविंशियल। देखिए राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार आज भी हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट है और इधर प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट है। देखिए दोनों में मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है। देखिए केंद्रीय सरकार इनकम फ्रॉम कहाँ से होती? पोस्ट ऑफिसेस, डाकघर से, रेलवे से, सेल ऑफ ओपियम अफीम की बिक्री से, सेल ऑफ साल्ट नमक कर, कस्टम्स ड्यूटीज चुंगी कर, लैंड रेवेन्यू फ्रॉम स्टेट भू राजस्व राज्यों से भी, स्टाम्प ड्यूटीज फ्रॉम द स्टेट स्टाम्प ड्यूटी राज्यों से भी। प्रोविंशियल राज्य सरकार की इनकम कहाँ से होती थी? फ्रॉम लैंड रेवेन्यू से और स्टाम्प ड्यूटीज से। देखिए यही सिस्टम आज भी इंडिया में लागू है। जो हमारा कलेक्टर है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, जितने भी तहसील से हैं वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट होता है, भू राजस्व कलेक्ट होता है, प्रॉपर्टी कलेक्शन होता है। देख लीजिए हम आगे चलते हैं। इसको क्या है? कस्टम ड्यूटीज़ क्या होती है? कस्टम ड्यूटीज़ मीन्स निर्यात कर। कस्टम ड्यूटीज़ में जो माल आपका बाहर से आ रहा है। कस्टम ड्यूटीज़ वाज abolished in 1882 but in 1894 गवर्नमेंट हैड टू इम्पोज। उत्पाद कर, आयात कर, नीति कर 1882 में खत्म कर दिया गया, किंतु 1894 में से पुनः लगाना पड़ा। 1860 इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बट लेटर इट वाज एबोलिश्ड एंड आफ्टर सम ईयर इट वाज रीइम्पोज्ड। 1860 में आयकर लगाया गया, पहली बार भारत में आयकर लगाया गया। कुछ समय बाद इसे हटा दिया गया और कुछ वर्षों बाद पुनः लगाया गया। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, सेना का पुनर्गठन हुआ। आफ्टर 1858 यूरोपियन ट्रूप्स प्लस ब्रिटिश। 1858 के बाद यूरोपियन सेना प्लस ब्रिटिश सेना।
आफ्टर 1859 यूनिफाइड सेपरेटेड, देखिए दो तरह की थी, प्रोविंशियल आर्मीज अलग थी। 1859 के बाद प्रांतों की पृथक सेनाओं का एकीकरण किया गया। ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंगल कमांडर इन चीफ, भारत में संपूर्ण ब्रिटिश सेना एक ही सेनाध्यक्ष के नियंत्रण में लाया गया। आज भी हमारे 3 सेनाध्यक्ष हैं और एक ही सेनाध्यक्ष है, राष्ट्रपति महोदय। इंडियन सोल्जर्स वर केप्ट अवे फ्रॉम आर्टिलरी एंड आर्सेनल्स, भारतीय सैनिकों को तोपखानों और शस्त्रागारों से अलग रखने का निर्णय लिया गया ताकि उनके हाथ में ये नहीं आए, क्योंकि 1857 में भारतीयों ने सैनिकों ने ही रिवोल्ट किया था। सैनिकों का अनुपात क्या था? रेशो इंडियन वर्सेस ब्रिटिशर्स, 2 इंडियंस इज टू 1। देखिए अनुपात ये था, भारतीय 2 होंगे, ब्रिटिश सैनिक 1 होगा। बाद में आफ्टर इट वाज इंक्रीज्ड 5:1 कर दिया गया, बाद में ये बढ़ा दिया गया, भारतीय 5 हो गए, 5 सोल्जर्स भारतीय हो गए और 1 ब्रिटिशर्स हो गया। ब्रिटिशर्स एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ द डिवाइड एंड रूल, सेना ने भी अंग्रेजों में फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई। भारतीय सेना, इंडियन ट्रूप्स, फाइटर्स, लड़ाका वर्ग, वीर लड़ाके, और जनरल, सामान्य वर्ग, वीर लड़ाके नहीं, ये भी एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। सेपरेटेड रेजिमेंट वर सेटअप, अलग अलग रेजिमेंट बनाई गई और आज भी अलग अलग रेजिमेंट है। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ब्रिटिश यूज्ड ऑल ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ब्रिटिशर्स ने मानवीय और भौतिक संसाधनों का भारत से बाहर भी उपयोग और शोषण किया प्रथम विश्व युद्ध में। सिविल सर्विसेज की बात कर लेते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, इन 1853 फर्स्ट कंपटीशन स्टार्टेड टू एंटर इन सिविल सर्विसेज, 1853 से सिविल सेवा में भर्ती परीक्षाएं शुरू हुई। इन 1853 एज लिमिट टू अपीयर इन एग्जामिनेशन 23 ईयर्स, सन 1853 में सिविल सेवा के लिए न्यूनतम आयु 23 वर्ष थी। इन 1866 एज रिड्यूस्ड 21 ईयर्स, सन 1866 में आयु सिविल सेवा में जो आयु थी उसको कम कर दी गई, अब 21 या 21 वर्ष का व्यक्ति ही उसमें दे सकता था, अधिकतम 21 वर्ष कर दी गई। इन 1876 एज अगेन रिड्यूस्ड, अगले उसमें उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया? 19 ईयर्स, है ना। 19 ईयर्स का पहले 23 ईयर्स 23 ईयर्स था, 23 ईयर्स का जो कैंडिडेट था वो दे सकता था, बाद में इसको 21 का कर दिया गया, फिर 19 कर दिया गया। सन 1876 आयु और घटा दी गई 19 वर्ष। इन 1883 ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ रिपन, a bill was introduced which aimed at removing the discrimination between the Indian and the European judges. सन 1883 में रिपन के समय एक विधेयक पेश किया गया जिसे भारतीयों और यूरोपीय जजों के बीच का भेद खत्म कर दिया गया। ऐसे अल्बर्ट विधेयक कहते हैं, अल्बर्ट बिल। In 1879, a new service was created to which some Indians could be recruited every year without any competition, but they were selected from what the British considered good families. सन 1879 में एक नई प्रशासनिक सेवा बनी जिसमें हर साल कुछ भारतीय बिना किसी परीक्षा के भर्ती किए जा सकते थे, किंतु सिर्फ उन भारतीय परिवारों से भर्ती की जाती थी जिन्हें अंग्रेज अच्छा समझते थे। आफ्टर 1886 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज वर इंट्रोड्यूस्ड। देखिए 1886 के बाद भारत में 3 टाइप्स की डिफरेंट सर्विसेज हुई। ओल्ड सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता था। प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, बंगाल सिविल सर्विस, जो आज हम स्टेट पीएससी की बात करते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते थे, उसी तरीके से बंगाल सिविल सर्विसेज शुरू हुई और फिर एजुकेशन सर्विसेज में आए। सन 1886 के बाद 3 प्रकार की सिविल सेवाएं प्रारंभ की गई। पुरानी सिविल सेवाएं एज इट इज़ रही, भारतीय सिविल सेवा कहा जाता था। पृथक राज्यों की सिविल सेवा सर्विसेज हुई, बंगाल सिविल सर्विसेज, आजकल ये स्टेट सिविल सर्विसेज चलती है, एमपीपीएससी चलती है, शिक्षा सेवा होती। ब्रिटिश पॉलिसीज टूवर्ड्स द इंडियन प्रिंसेस, भारतीय राजाओं के प्रति ब्रिटिश नीति क्या थी, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देयर वर द 562 स्टेट्स रूल्ड बाय द इंडियन प्रिंसेस। यहाँ उस समय
562 राजवाड़े थे, है ना, रियासतें थी। ब्रिटिश इंडिया डायरेक्टली रूल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुछ ऐसे रजवाड़े थे जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली उनको रूल करती थी, और कुछ इंडियन स्टेट्स थे जिसे रूल्ड करते थे इंडियन प्रिंसेस, पर अंडर द डिक्टेटरशिप ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। आगे चलते हैं। भारत के राजा रजवाड़ों की स्थिति क्या था? भारत जिस पर भारत सरकार सीधे शासन करती थी, और भारतीय राज्य जिन पर भारतीय राजा शासन करते थे। 1876 इन एक्ट ऑफ द 1876 पार्लियामेंट्री वाज डिक्लेयर्ड क्लियरली अकॉर्डिंग टू इट। देखिए पैरामाउंटसी, सॉरी 1876 में इन एक्ट ऑफ द 1876 पैरामाउंटसी वाज डिक्लेयर्ड क्लियरली अकॉर्डिंग टू इट। 1 जनवरी 1877 किंग विक्टोरिया एज्यूम द टाइटल ऑफ द एम्परर ऑफ इंडिया। देखिए पूरी बात है, 1876 का एक एक्ट आया जिसमें सीधा सा कह दिया कि पूरा जो भारत है वो ब्रिटेन की महारानी के अंडर में है, और वही वहाँ की महारानी है। 1876 के कानून में ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई थी। इसी के अनुसार 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। गवर्नर जनरल कर्जन बैंड फॉरेन ट्रेवल बाय इंडियन प्रिंसेस विदाउट हिज परमिशन। दे also could not establish relations with other countries। गवर्नर जनरल कर्जन ने भारतीय राजाओं की विदेश यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। बिना उसकी अनुमति के कोई भी विदेश यात्रा नहीं कर सकता था। भारतीय राजा किसी विदेशी से संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। द ब्रिटिश फिक्स्ड द नंबर ऑफ ट्रूप्स दैट द इंडियन स्टेट कुड मेंटेन। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजाओं के द्वारा रखे जाने वाले सैनिकों की संख्या निश्चित कर दी थी। देखिए ये कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया था, कितना बड़ा इंटरफेरेंस स्टार्ट हो गया था। द रेलवे, टेलीग्राफ एंड द पोस्टल सिस्टम इन स्टेट्स वर अंडर द सेंट्रल कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए जितने भी सिस्टम थे, जो भी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के, वो सब अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट थे। राज्यों में रेल, टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में थी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फुट डालो और राज्य करो की नीति। हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स, इंटेलेक्चुअल्स, शिक्षित भारतीय एंड जमींदार वर्सेस जमींदार। किस तरीके से किया? उन्होंने हिंदुओं को मुस्लिम के विरुद्ध खड़ा किया, मुस्लिम को हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा किया। इंटेलेक्चुअल, जो पढ़े लिखे शिक्षित भारतीय थे, उनको जमींदारों के अगेंस्ट खड़ा किया, और जो जमींदार थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनको इंटेलेक्चुअल्स के अगेंस्ट खड़ा किया। पीपल ऑफ इंडियन स्टेट्स, भारतीय राज्यों की जनता। एक्चुअली में क्या हुआ था कि जो 1857 का जो रिवोल्ट था, उसमें सारे लोगों ने शोल्डर टू शोल्डर फाइट किया था अगेंस्ट ब्रिटिश कंपनी, और उसी से उन्होंने क्या किया, सीखा, लर्न किया कि हमें किस तरीके से भारतीयों को झगड़ाना है और हमको राज करना है। पीपल ऑफ इंडियन स्टेट्स, भारतीय राजाओं की जनता वर्सेस पीपल ऑफ द ब्रिटिश इंडियन, ब्रिटिश भारत की जनता। देखो दोनों के वर्सेस भी उन्होंने खड़ा कर दिया। पीपल ऑफ इंडियन स्टेट्स भारतीय राजाओं की, और पीपल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश के अंडर में जो थी वो। डिवाइड एंड रूल इन आर्मी, यही सिस्टम कहाँ चला? आर्मी में भी सेना चला। इंडियन भारतीय सेना वर्सेस भारतीय सेना को जो स्टेट की है। मतलब आप सीधी सी बात है कि जब भी वॉर होता था तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑर्डर जो आर्मी होती थी उसमें इंडियन सोल्जर्स को रखा जाता था, और जिसके भी अगेंस्ट होता था वो भारतीय राजा, मतलब भारत के लोगों को भारत से ही लड़ाना। ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स बर्मा एंड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और बर्मा के प्रति नीति क्या थी? इन 19th सेंचुरी एक्सपेंशन ऑफ रशियन एम्पायर हैड बीन इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द सेंट्रल एशिया। 19वीं सदी में रूसी साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया तक होने लगा था। इसी के मध्य नज़र किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज गुड रूलर, दोस्त मोहम्मद। अफगानिस्तान का राजा दोस्त मोहम्मद योग्य प्रशासक था। इन 1839 ब्रिटिश डिफीटेड दोस्त मोहम्मद एंड इंस्टॉल्ड हिज राइवल ऑन थ्रोन। सन 1839 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि अफगानिस्तान में सेना भेजकर दोस्त मोहम्मद को हराकर उसके विरोधी को गद्दी पर बैठा दिया।
Dost Muhammad was captured and brought India due to the revolt of Afghanistan against the British. They had to restore the throne to दोस्त मोहम्मद एंड लीव अफगानिस्तान। दोस्त मोहम्मद को बंदी बनाकर भारत ला गया, किंतु अफगानिस्तानियों ने अंग्रेजी हस्तक्षेप के विरुद्ध विद्रोह हुए और अंग्रेजों को दोस्त मोहम्मद को पुनः गद्दी देना पड़ी और अंग्रेजों को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। In 1878, British again attacked on the Afghanistan, but they couldn't set up their control. सन 1878 में अंग्रेजों ने पुनः अफगानिस्तान पर हमला किया, किंतु वे अपना शासन कायम नहीं कर पाए। इन 1921, न्यू रूलर ऑफ अफगानिस्तान अटैक्ड ऑन ब्रिटिश इंडिया एंड सेट फ्री द कंट्री होली। सन 1921 में नए शासक अफगानिस्तान के ब्रिटिश भारत पर आक्रमण कर अपने देश को पूर्णतः आजाद कर लिया। बर्मी किम कैप्चर्ड असम in 1824 and 26. British recaptured the Assams and some part of the Burma. बर्मा के राजा ने असम पर अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों ने सन 1824 से 26 में बर्मा से असम पुनः प्राप्त कर लिया। In 1852, British again attacked on Burma and included in British Indian Empire. सन 1852 में अंग्रेजों ने बर्मा पर पुनः आक्रमण किया और ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में मिला लिया। In 1880, फ्रेंच कंट्रोल्ड हिंद चाइना। सन 1880 में फ्रांसीसियों ने हिंद चीन पर कब्जा सन 1880 में फ्रांसीसियों ने हिंद चीन पर कब्जा कर लिया। In 1885, बर्मा वाज एंटायरली कैप्चर्ड एंड मर्ज्ड इन ब्रिटिश इंडिया। सन 1885 में बर्मा को संपूर्ण रूप से जीतकर ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया। ब्रिटिश पुश्ड इंडिया बैकवर्ड। ब्रिटिश सपोर्टेड द किंग्स एंड जमींदार। ब्रिटिश हेटेड एजुकेटेड इंडियन। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? भारत में ब्रिटिशर्स ने भारत को पिछड़ा हुआ रखा। ब्रिटिशर्स ने राजाओं और जमींदारों को का समर्थन किया। ब्रिटिश ने शिक्षित भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखा। रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड कल्चरल अवेकनिंग इन इंडिया। धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक जागृति। राजा राम मोहन राय 1772 to 1833, founder of Brahmo Samaj in 1830. Brahmo Sabha was held in 1828. राजा राम मोहन राय 1772 to 1833 ने 1828 ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो 1830 में ब्रह्म समाज के रूप में परिवर्तित हुआ। सिंगल सुप्रीम कोर्ट, इसके जो प्रिंसिपल्स थे वो क्या थे? सिंगल सुप्रीम कोर्ट, एकेश्वरवाद, ईश्वर एक है। मस्ट रीड वेदास, वेद पढ़ने चाहिए। अगेंस्ट द आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा के विरुद्ध। बैनिंग ऑन सती प्रथा पर प्रतिबंध। विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह। अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा के विरुद्ध वर्क करना। अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमन, नारी का उत्थान करना। ही वॉज सेंट टू द इंग्लैंड बाय मुगल एम्परर इन 1831 एंड डाइड देयर इन 1833। इन्हें मुगल बादशाह द्वारा 1831 में इंग्लैंड भेजा गया, जहां 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। देवेंद्रनाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन वर टू प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द ब्रह्म समाज। देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के दो मुख्य नेता थे। केशव चंद्र सेन फाउंडेड ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया इन 1866 एट कोलकाता। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज से अलग होकर 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की। देवेंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड तत्वबोधिनी सभा इन 1834 इन कलकत्ता। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1834 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कलकत्ता में की। ईश्वरचंद्र विद्यासागर बर्थ 1820। ईश्वरचंद्र विद्यासागर 1820। Widow Remarriage Act 1857. He personally took part in the first widow remarriage at the Kolkata in 1856. विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने में अंग्रेजों की मदद की और खुद ने भी कलकत्ता में 1856 में विधवा विवाह किया। He promoted girls education and opened girls schools. इन्होंने कन्या शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया और बहुत सारे कन्या विद्यालयों की स्थापना की। रिफॉर्म मूवमेंट इन वेस्टर्न इन इंडिया, पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन। इन 1867 में प्रार्थना सभा की स्थापना। प्रार्थना सभा इन 1867 प्रार्थना सभा वाज
established by the Mahadev Govind Ranade and Ramkrishna Bhandarkar. 1867 में प्राथम समाज की स्थापना की गई। इसकी स्थापना महादेव गोविंद रानाडे और रामकृष्ण भंडारकर इसके मुख्य शिल्पी थे। इट वॉज also influenced by the ब्रह्म समाज, यह भी ब्रह्म समाज से प्रभावित था। महात्मा ज्योतिबा फूले dedicated himself to the cause of the appraisal section of the society and of the appraisal sections of the society and the women's upliftment. In 1848 he started a school, देखिए, for the girls, and 1873 he founded the सत्य शोधक समाज। महात्मा ज्योतिबा फूले ने स्वयं को शोषित महिलाओं और शोषित वर्ग को के समाज में ऊपर उठाने के लिए कार्य किया। सन 1848 में उन्होंने कन्याओं के लिए विद्यालय खोला। सन 1873 में उन्होंने भारतीय सत्य शोधक समाज की स्थापना की। रिफॉर्म मूवमेंट्स इन साउथर्न इंडिया, दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन। इंस्पायरल बाय द ब्रह्म समाज, द वेद समाज was established in Madras in 1864. It opposed caste discrimination and promoted the widow marriage and girls education. ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर मद्रास में 1864 में वेदा समाज की स्थापना हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य जातिवाद को खत्म करना था और विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना था। श्री नारायण गुरु was born in 1854 in an Azava family. He worked for upliftment of them. श्री नारायण गुरु का जन्म 1854 में केरला की एजवा फैमिली में हुआ। एजवा लोग अछूत माने जाते थे, अतः नारायण गुरु ने उनकी दशा सुधारने के लिए कार्य किया। दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज, दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ओरिजिनल नेम वाज मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नेम जो था नाम मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। ही वॉज बोर्न इन काठियावाड़ इन 1824। उनका जन्म सन 1824 में काठियावाड़ में हुआ था। एट द एज ऑफ 14 ही बिकेम द रिबेल बाय रिजेक्टिंग आइडियल वर्शिप। 14 वर्ष की उम्र में वे मूर्ति पूजा के विरोधी बने। इन 1863 दयानंद स्टार्टेड प्रीचिंग हिज डॉक्ट्राइन देयर इज ओनली वन गॉड। सन 1863 से दयानंद ने प्रवचन शुरू किए। उनका मत था कि ईश्वर एक है। इन 1875 ही फाउंडेड आर्य समाज इन बॉम्बे। सन 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की मुंबई में। द मेंबर्स ऑफ द आर्य समाज वर गाइडेड बाय 10 प्रिंसिपल्स। जो आर्य समाज के मेंबर बनते थे उन्हें 10 सिद्धांतों का पालन करना होता था। स्टडिंग वेदास, वेदों का अध्ययन करो। आर्य समाज के सदस्यों के लिए 10 सिद्धांत बनाए गए थे। गॉड इज वन, God has no form or images. He is omnipotent. He should not be worshipped in form of the images. ईश्वर एक है। मूर्ति पूजा का विरोध। कास्ट सिस्टम इज वर्थलेस, जाति प्रथा का विरोध। शुड वन ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, कर्म की बात की जाए, नॉट ऑन बेसिस ऑफ द बर्थ। जाति का निर्धारण कार्य अनुसार होना चाहिए, न कि जन्म के आधार पर। रामकृष्ण मिशन 1897 and Ramakrishna Mission was founded by the Swami Vivekananda, and a year 1897 the mission stood for social services. The best way to serve God as to serve mankind. रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा सन 1897 में समाज सेवा के उद्देश्य से की गई थी। मिशन का मुख्य विचार था कि मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। एक्टिविटीज ऑफ रामकृष्ण मिशन की गतिविधियां क्या थी? The missions considered the services of the mankind as the services of God. मिशन का मुख्य लक्ष्य मानव सेवा ही प्रभु सेवा था। Second, it served the people during floods, famines and the epidemics. मिशन प्राकृतिक प्रकोप और महामारियों के समय लोगों की सेवा करता था। The mission opened hospitals, schools and colleges for the services of people. मिशन ने लोगों की सेवा के लिए अस्पताल, स्कूल और कॉलेजेस खोले। The missions preached Indian culture in the country and abroad. मिशन ने भारतीय संस्कृति से देश और विदेशों को पुनः परिचित करवाया। इट अवेकन द फीलिंग्स ऑफ पैट्रोटिज्म। इसने राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति, लोगों में राष्ट्रीय भावना और देशभक्ति का संचार हुआ। एंड 1893 स्वामी विवेकानंद participated in the all world religious conference, Parliament of the Religions at Chicago
in the USA. सन 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका की शिकागो शहर में सर्वधर्म सम्मेलन में धर्म सांसद को संबोधित किया। मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स, मुस्लिम कम्युनिटी में क्या सुधार हुए हम देख लेते हैं उनको। मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन, सर सैयद अहमद खान 1817 to 1898, अलीगढ़ मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान ने 1817 से 1898 तक अलीगढ़ आंदोलन चलाया और अलीगढ़ आंदोलन के नाम से फेमस हुआ। द Mohammedan Literary Society of Calcutta, founded in 1863 by Nawab Abdul Latif, 1828 to 1893। नवाब अब्दुल लतीफ़ द्वारा मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना सन 1863 में कलकत्ता में की गई। सर सैयद अहमद खान फाउंडेड द ट्रांसलेशन सोसाइटी इन 1864। सन 1864 में सैयद अहमद खान ने अनुवादक समिति की स्थापना की। लेटर रीनेम्ड द साइंटिफिक सोसाइटी, बाद में इसका नाम वैज्ञानिक समिति रख दिया गया। हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज द establishment of the Mohammedan Anglo-Oriental College at Aligarh in 1875, which later on became the Aligarh Muslim University। सर सैयद अहमद खान की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, जो आगे चलकर प्रसिद्ध अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाने लगी। मोहम्मद इकबाल 1876 to 1838, मोहम्मद इकबाल 1876 to 1938, अ ग्रेट पोएट, सारे जहाँ से अच्छा, रिटन बाय हिम। पोएट्री फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता को कविताओं के माध्यम से बढ़ावा दिया गया। रिफॉर्म मूवमेंट अमंग द पारसीज, पारसियों के सुधारवादी आंदोलन। 1851 दादा भाई नौरोजी, फरदोस जी एंड एस बेंगाली टुगेदर फाउंडेड द रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन। सन 1851 में दादा भाई नौरोजी, फरदुन जी और एस बेंगाली जैसे लोगों ने मिलकर रहमानी मजादायासन सभा की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी 1825 to 1917, फरदुन जी 1817 to 1885, एंड द जनरल रस्त गुप्तार, दे स्टार्टेड जनरल रास्त गुप्तार, उन्होंने रास्त गुप्तार नाम से एक जनरल शुरू किया। दैनिक समाचार पत्र रास्त गुप्तार, ये पारसी सोसाइटी का था। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी में कंटिन्यूटी। अनदर सोशल रिफॉर्म्स इन द पारसीज कम्युनिटी वाज द सोहराबजी बेंगाली, अन्य पारसी समाज सुधारक सोहराबजी बेंगाली थे। रिफॉर्म मूवमेंट अमंग द सिक्स, सिखों के सुधारवादी आंदोलन क्या थे? देखिए, ये पूरा रिफॉर्म चल रहा था, इंडिया का रेनाइंसिस चल रहा था, पुनर्जागरण चल रहा था, और इसी से, इन सारे आंदोलनों से हम नेशनलिज्म की तरफ बढ़े। 1870 सिख सभा वाज फॉर्म्ड, 1870 में सिख सभा की स्थापना की गई इन अमृतसर एंड लाहौर। 1892 खालसा कॉलेज वाज फाउंडेड एट अमृतसर बाय द एफर्ट्स ऑफ द सिंह सभा एंड विथ ब्रिटिश ऑफिशियल्स। सन 1892 में सिख सभा के प्रयासों और ब्रिटिश शासन की मदद से अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना की गई। इन 1925 द गुरुद्वारा कैम अंडर द कंट्रोल ऑफ द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी and the Akali Dal by an act of the 1922 to 1925 from महंस। सन 1925 में एक कानून बनाया गया जिसमें सारे गुरुद्वारे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल के नियंत्रण में आ गए। इसके पहले इन पर महंतों का नियंत्रण था। रिफॉर्म्स इन एजुकेशन, शिक्षा में सुधार। बाय द चार्टर एक्ट ऑफ द 1813 1 लाख रुपीज वाज प्रोवाइडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन। चार्टर एक्ट 1813 हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। चार्टर एक्ट 1813 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शिक्षा के लिए विशेष तौर पर 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। एंड 1934 लॉर्ड मेकाले प्रपोज एन एजुकेशन सिस्टम फॉर इंडियंस। 1834 में प्रोड्यूस द क्लर्क। सन 1834 में लॉर्ड मेकाले ने नई पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली तैयार की जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय अंग्रेजी बाबू तैयार करना था। 1835 द गवर्नर जनरल बैंटिंग हैड डिसाइडेड टू प्रमोट द वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इंडियन स्टूडेंट्स। सन 1835 में गवर्नर जनरल बैंटिंग ने मेकाले की शिक्षा पद्धति को लागू किया। फाउंडेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी इन ईच ऑफ द प्रेसिडेंसीज टाउन्स ऑफ द कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। प्रत्येक प्रेसिडेंसीज में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नेशनलिस्ट फॉर्म्ड अ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर एजुकेशन 1905। राष्ट्रवादियों ने शिक्षा में क्रांति लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया। अंग्रेजों के शिक्षा पर नियंत्रण के विरोध में
किया गया था ये। दे सेट अप द नेशनल स्कूल्स एंड द नेशनल कॉलेजेस, उन्होंने राष्ट्रवादी स्कूलों और राष्ट्रीय कॉलेजों की स्थापना की। दे एस्टेब्लिश्ड विद्यापीठ्स इन बनारस एंड द अहमदाबाद एंड जामिया मिलिया इस्लामिया एट अलीगढ़, उन्होंने बनारस और अहमदाबाद में विद्यापीठ तथा अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की। पंडित मदन मोहन मालवीय एस्टेब्लिश द हिंदू यूनिवर्सिटी एट बनारस, पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो आज एजुकेशन में क्या है, माइलस्टोन है इंडियन एजुकेशन का। रविन्द्रनाथ टैगोर एस्टेब्लिश द विश्व भारती एट शांति निकेतन, देखिए शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कुछ बच्चों को लेकर पेड़ के नीचे कलकत्ता से 200 किलोमीटर दूर एक स्कूल की स्थापना की। स्कूल बेस्ड ऑन द गांधीज नई तालीम, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता के पास विश्व भारती यूनिवर्सिटी और शांति निकेतन स्कूल की स्थापना की। डॉक्टर जाकिर हुसैन, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने नई शिक्षा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन 1947, मेल्स 24% एंड फीमेल्स 7%। 1947 में साक्षरता का, भारतीय साक्षरता का प्रतिशत पुरुषों में 24% था और महिलाओं में 7% था। देख लीजिए क्या कंडीशन थी। गांधी जी ने इंट्रोड्यूस द बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा प्रवर्तन गांधी जी द्वारा। क्या था, गांधी जी सीधे से बात करते थे बेसिक एजुकेशन की। रिजल्ट ओरिएंटेड बेसिक एजुकेशन फ्रॉम 1st to 10th स्टैंडर्ड, कक्षा 1 से 10 तक रोजगारोन्मुखी शिक्षा दी जाए। टेक्निकल और क्राफ्ट एजुकेशन शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट्स बाय विच दे कैन पे देयर फीस, तकनीकी और शिल्प शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी को दिए जाए ताकि वे अपनी फीस खुद अदा कर सके और उद्यमी बने। स्टूडेंट शुड बी एंगेज्ड इन अ फिजिकल एक्टिविटी, विद्यार्थियों को शारीरिक गतिविधियों में लगाना चाहिए। स्टूडेंट शुड बी एंगेज्ड इन एन एक्टिविटी विच ही और सी लाइक मोस्ट, देखिए विद्यार्थियों को जो एक्टिविटी, जो गतिविधि पसंद है, जिसमें उनकी रुचि है, उन्हें उसमें लगाना चाहिए। परफेक्शन इन लैंग्वेजेस एंड मैथमेटिक्स, सबसे ज़्यादा ध्यान भाषा और गणित पर होना चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ये जो था, ये यहाँ तक का पूरा जो था 51 पेजेस थे इंडियन हिस्ट्री के, जो मैंने आपको क्या कर दिए हैं, पूरे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। और इसको आप बार बार सुनिए, बार बार इसको देखिए, और इस नोट्स में जितने भी नोट्स है कंप्लीट, जो रिफॉर्म मूवमेंट तक जो थे वो सारे डिस्कस हो चुके हैं। आप इसे याद रखें और इसको याद रखकर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, है ना, इसके अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेसन में फिर से आप वेट करिएगा मेरा।